30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। टॉप 30 क्वेश्चनों में से पहला प्रश्न है कि भाषा के ग्रहणशील कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और आपको इसमें 30 में से जवाब देना कि 30 में से आप लोगों के इतने आंसर सही हुए हैं। तो सभी लोग सटीक ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो भाषा के ग्रहणशील कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विचारों को व्यक्त करना, भाषा को समझना और ग्रहण करना, भाषा का व्याकरण सीखना या भाषा का अनुवाद करना। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। आज मेहनत करेंगे, कल अवश्य सफल होंगे। अपने माता पिता का सपना साकार करना है तो मेहनत में लग जाइए, सफलता अवश्य निश्चित ही मिलेगी। तो भाषा के ग्रहणशील कौशल का मुख्य उद्देश्य एक ही होता है। वो क्या होता है कि भाषा को समझना और ग्रहण करना। ग्रहणशील का मतलब ही होगा आपको ग्रहण करना। प्रश्न पर ही उत्तर छिपा था, केवल हमें समझना था और सटीक उत्तर जवाब देना था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही दिया गया है? ऐसे कथन का चयन करना जो भाषा अधिगम के बारे में सही दिया गया हो। भाषा केवल विद्यालय में सीखी जाती है, भाषा केवल पुस्तकों से सीखी जाती है, या भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है, या भाषा केवल शिक्षक सिखाते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, अब आपको समझना है। देखिए, ऐसा कथन जो भाषा शिक्षक के बारे में सही दिया गया हो, आपको देखना है केवल विद्यालय, केवल पुस्तक, केवल शिक्षक, ये हमारे नेगेटिव हो गए तो इनको हटा दीजिए। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है, अर्थात भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है। यह भाषा अधिगम के बारे में सही दिया गया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कौशल पहले विकसित होता है? तो हमने क्या बताया था? सुनने में पहला आएगा, सुनना, फिर बोलना, पढ़ना तीसरा, लिखना चौथा, और बोलना क्या आता है? दूसरे में आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कौशल पहले आता है? तो पहले सुनना आता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बच्चों में भाषा विकास के लिए सबसे प्रभावी वातावरण कौन सा होता है? कठोर अनुशासन होगा, भाषाई समृद्ध वातावरण होगा, केवल पुस्तक आधारित वातावरण होगा, या परीक्षा आधारित वातावरण होगा। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शंस दिए गए। तो बच्चों में भाषा विकास का सबसे प्रभावशाली तरीका वातावरण कौन सा होगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो भाषाई समृद्ध का वातावरण, अगर बच्चों में भाषा विकास का प्रभावी बनाना है तो पैसे देखिए वातावरण से संपर्क कर लीजिए। तो भाषाई का समृद्ध वातावरण, क्योंकि भाषा विकास करना है इसलिए भाषा का हमें समृद्ध वातावरण इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि भाषा सीखने का प्रमुख आधार क्या होता है? भाई कुछ चीजें उसके लिए आधार होता है ना, तो आधार के लिए आपका रटना होगा, ये संवाद और अनुभव होगा, या दंड हो गया, परीक्षा होगी। सिंपल सी भाषा में दिया गया है और सिंपल सी भाषा में आपका उत्तर भी आ चुका है कि भाषा सीखने का प्रमुख आधार संवाद और अनुभव होता है। संवाद के माध्यम से सीख सकते हैं और जब संवाद होगा तो अनुभव भी होगा, 2 चीजें आधार होती हैं। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। भाषा सीखने में अनुकरण का अर्थ क्या होता है? नियमों को याद करना, दूसरों की भाषा की नकल करना, शब्दकोश देखना, या वाक्य लिखना। देखिए अनुकरण हम किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकरण बच्चे हमेशा देखते हैं कि नकल द्वारा सीखते हैं। मतलब नकल करना एक नेगेटिव शब्द है, लेकिन अनुकरण मतलब तो दूसरे का चीज हमें देखकर सीखना। तो इस प्रकार के नकल करें, पॉजिटिव वे में हमें लेना है। इसलिए यहाँ पे दूसरों की भाषा अगर कोई बच्चा नकल करता है तो वह अनुकरण कहला जाएगा। अनुकरण का अर्थ ही होता है दूसरे की चीज को देखकर हमें सीख जाना, और अक्सर ये बच्चे करते हैं, क्योंकि शिक्षक जो आप करेंगे वही बच्चे करेंगे, तो एक नकल ही कहला गया, उसे हम अनुकरण की भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है भाषा के चारों कौशल में से कौन सा अव्यक्तात्मक कौशल है? पढ़ना, सुनना, बोलना, वाचन करना। मैंने आपको बताया भी था, इसलिए बताया था, पहले टॉपिक से हमने क्लियर कर दिया था। यहाँ से प्रश्न बनेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो भाषा के चारों कौशलों में से अव्यक्तात्मक कौशल कौन सा होगा? अव्यक्तात्मक कौशल बोलना हो जाएगा, क्योंकि हम बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बता सकते हैं, दूसरे को प्रकट कर सकते हैं। अगला है भाषा अधिगम में त्रुटियों को शिक्षक कैसे देखना चाहिए? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो भाषा अधिगम जब आप करा रहे होंगे तो उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसमें आप जो है कैसे देखना चाहिए? आपको गलती मानकर बच्चों को दंड देंगे,
सीखने की प्रक्रिया को उसे हिस्सा मानेंगे कि त्रुटि हो गई कोई बात नहीं बेटा, गलतियां होती हैं, गलती से ही सीखने को मिलता है। तुरंत रोक देना, परीक्षा में अंक काटना। तो सबसे बेहतर क्या होगा, शिक्षक को पॉजिटिव वे में लेना है, बच्चों को हेल्प करना, मदद करना है, ठीक है। तो भाषा अधिगम में त्रुटियां क्या होती हैं, त्रुटियां एक सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। तो आप बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। व्याकरण को याद कराना, भाषा के माध्यम से संचार कराना, परीक्षा पास कराना, या केवल लेखन सिखाना। देखिए भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य पूछा गया, देखिए याद करना निगेटिव हो गया, पास करा देना निगेटिव हो गया, केवल शब्द निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारे जब निगेटिव निकल गए, हमारा बी ऑप्शन बचता है। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, भाषा के माध्यम से संचार करना। किसका, क्योंकि भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो भाषा का शिक्षण का उद्देश्य ही होगा कि उसी का प्रचार प्रसार होना, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भाषा कौशल ग्रहणशील है। लिखना, बोलना, पढ़ना, भाषण देना। ग्रहणशील, देखिए ग्रहणशील कौशल मैंने आपको बताया था, ग्रहणशील कौशल किसे कैसे पढ़कर हम ग्रहण कर सकते हैं। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तब आपका जवाब होना चाहिए कि निम्न में से कौन सा भाषा कौशल ग्रहणशील है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया तो ग्रहणशील भाषा कौशल आपको समझना चाहिए। तो भाषा कौशल में जो सुनना होता है और पढ़ना, दो चीज़ें होती, ग्रहणशील दो होता है। अगर यहाँ पे सुनना भी आ सकता था, समझ लीजिए सुनना भी आ जाएगा और पढ़ना भी, ये दोनों हमारे ग्रहणशील कौशल होते हैं। इन्हें निष्क्रिय कौशल भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम भाषा को समझते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भाषा सीखने में सक्रिय सहभागिता का अर्थ क्या होता है। केवल सुनना, केवल लिखना, गतिविधियों में भाग लेना, या पाठ याद करना। अब देखिए हमें उत्तर नहीं भी पता फिर भी हम सही निकालेंगे। यहाँ पे सक्रिय सहभागिता है मतलब पॉजिटिव प्रश्न है। जब पॉजिटिव प्रश्न होगा तो केवल सब तो निगेटिव हो जाएगा, केवल ये भी निगेटिव हो जाएगा, याद करना निगेटिव हो जाएगा। तो बचता क्या हमारा, गतिविधियों में भाग लेना। तो भाषा सीखने में सक्रिय सहभागिता ये होगा कि उसमें हम उस गतिविधि में भाग लेने का पॉजिटिव वेव हो जाएगा, पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी, सकारात्मक चीज़ें हो जाती। अगला है कि भाषा शिक्षण में कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मनोरंजन, भाषा कौशल का विकास होगा। जी हाँ, बी ऑप्शन सही होगा। भाषा शिक्षण में कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य होता है कि भाषा कौशल का विकास करना। अगला प्रश्न है साथियों कि भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। पाठ्य पुस्तक, व्याकरण का नियम, भाषाई वातावरण, या परीक्षा। देखिए सभी लोग जानते हैं, अब सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे पहले होता है अधिगम में वहाँ पर इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्रिएट कर देना। वातावरण मतलब उस चीज़ का हमें पर्यावरण क्रिएट करना, वातावरण इन्वायरमेंट उस चीज़ का बनाना। जब वो चीज़ बन जाएगा तो अपने आप भाषाई, यानी कि भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण किसका होता है, समृद्ध भाषिक परिवेश। समृद्ध भाषिक परिवेश को हम भाषाई वातावरण कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया होता है, अर्थपूर्ण संदर्भ होता है, लेकिन समृद्ध भाषिक परिवेश बेस्ट ऑप्शन जाएगा, क्योंकि भाषा केवल नियमों से नहीं बल्कि बातचीत, अनुकरण, संदर्भ के प्रयोग से भी सीखी जाती है, और यह बाल साहित्य और संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो सामाजिक अंतःप्रक्रिया, भाषा अर्जन की प्रक्रिया, प्रोत्साहन, ये सारी चीज़ें आएंगी, आने वाले क्लास में हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर है कि भाषा सीखने में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी होती। बेहतरीन प्रश्न है, भाषा सीखने में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है। रटने की, गतिविधि आधारित, दंड, या परीक्षा विधि। अब देखिए यहाँ पे रटना निगेटिव हो गया, दंड, दो निगेटिव हमारे निकल गए, अब दो ऑप्शन बचते हैं। तो भाषा सीखने में सबसे प्रभावी होता है कौन होगा, एक तो होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि होती है, दूसरी होती है संप्रेषणात्मक भाषा। तो यहाँ पे हमारा जो गतिविधि आधारित दिया गया है वो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है, भाषा सीखना एक कृत्रिम प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है, कृत्रिम मतलब जो पहले से लिखी गई हो, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित होता है, ठीक है, कृत्रिम मतलब लिखी नहीं, मानव निर्मित होता है। तो भाषा सीखना एक कृत्रिम प्रक्रिया है, भाषा सीखने एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये तो हमने पढ़ा है।
पहले ही लाइन में हमने बताया था यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो हमारा हमने पढ़ा है ना, तो बी ऑप्शन को सही कर लेना है कि भाषा सीखना कैसी प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो जाएगी। भाषा केवल स्कूल में, केवल किताबों में, तो केवल नेगेटिव है, तो ये हमारे दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। कृत्रिम भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करिए। सभी सेशंस को, सभी क्लासेज को लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि ये आपका अपना टीटी फैमिली, शिक्षकों का परिवार है, अवर टीचर्स फैमिली। साथियों, बच्चों में भाषा विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिक गृहकार्य देना, बच्चों को बोलने का अवसर देना, दंड देना, केवल व्याख्यान देना। जहाँ पर बच्चों को अवसर दिया जाए वहाँ पे सही कर लेना है, पॉजिटिव ऑप्शन माना जाता है। तो बच्चों में भाषा विकास को अगर बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों को अवसर देना पड़ेगा। तो अवसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सी क्षमता विकसित होती है? लिखने की, पढ़ने की, श्रवण करने की या व्याकरण की क्षमता की? भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो हमने पढ़ा होगा पहली अवस्था हमारी मानी जाती सुनना, अर्थात श्रवण करने की क्षमता विकसित होती है। यह भाषा विकास का प्राथमिक चरण होता है, ठीक है, जिसमें बच्चों ध्वनियाँ, शब्द और भाषा के लय को पहचानना, समझना शुरू करता है, जो बोलने की क्षमता के विकास का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि भाषा सीखने में खेल विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? समय बिताने के लिए, भाषा सीखने को रोचक बनाने के लिए, परीक्षा के लिए, अनुशासन के लिए। देखिए, खेल का संबंध ही होता है रोचक बना देना। रोमांचक मैच, अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखा होगा आपने, कैसा रोमांचक मैच था। तो खेल का संदर्भ ही होता रोचक या रोमांचक बनाना, और उसी माध्यम से बच्चे भाषा भी सीख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट सब सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, और इसी तरह मेहनत करते रहिए, और एक दिन वह दूर होगा, एक दिन वो दिन दूर नहीं होगा जहाँ पे आपके माता पिता जब सिलेक्शन की लिस्ट देखेंगे और उसमें आपका सिलेक्शन होगा, और मेहनत से ही सारी चीज़ें होती चीज़ें। जो अपने सपने को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस रखिए, दृढ़ निश्चय संकल्प कर लीजिए, और अवश्य आप लोग सफल होंगे। तो साथियों, प्रश्न है भाषा शिक्षण में संवाद विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लेखन अभ्यास, संचार कौशल का विकास करना, व्याकरण सिखाना या परीक्षा लेना। संवाद विधि का मुख्य उद्देश्य पूछा गया तो संचार कौशल का विकास करना। क्या होगा? संचार कौशल इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा अधिगम में सामाजिक संपर्क का क्या महत्व होता है? बहुत कम माना जाएगा, बहुत अधिक, कोई नहीं, या केवल परीक्षा तक ही सीमित है? देखिए, सामाजिक संपर्क से भी भाषा सीखी जाती, हमने पढ़ा है और आपको बताया है, इसलिए ये भी बहुत अधिक महत्व माना जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? असफलता, सीखने की प्रक्रिया दर्शाती हैं। और इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम टॉप 30 से 50 प्रश्न लेकर आएंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। भाषा कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? तो किसी भी भाषा कौशल का विकास करना है उसके लिए आवश्यक होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा अधिगम में सबसे पहले बच्चा क्या करता है? तो सबसे पहले बच्चा क्या है? सुनता है। मैंने क्या बताया? पहले ही चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी थी, सुनना। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? जब आपकी नियुक्त होगी आपसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। पेडागॉजी यही तो है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से आपकी भूमिका होनी चाहिए, क्या चीज़ें, ऐसा अगर बच्चा गलती करे तो आपको क्या करना है, कैसे समझाना है, कैसे गलतियों को दूर करना है, यही पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो होती है, केवल परीक्षा लेना तो केवल सब निगेटिव हो गया, दंड देना निगेटिव हो गया, केवल पढ़ना निगेटिव हो गया, तो बचता हमारा क्या? मार्गदर्शक बनना। और शिक्षक बच्चों के, बालक बालिका के मार्गदर्शक, बेहतर मार्गदर्शक होते हैं। पेरेंट्स तो होते हैं, लेकिन सबसे बेहतर मार्गदर्शक अगर उज्जवल भविष्य की बात करें तो शिक्षक ही होते हैं। भाषा सीखने में कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? रटने की तो नहीं मानी जाएगी, गतिविधि आधारित मानी जा सकती है, दंड भी नहीं जाएगा, व्याख्यान विधि। दो विधियां बनती हैं, गतिविधि आधारित या व्याख्यान विधियां। तो भाषा सीखने की अगर बात करेंगे सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि आधारित विधि मानी जाएगी। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, समय बिताने के लिए, परीक्षा के लिए। देखिए, चित्रों का उपयोग कर बच्चों को समझाना मतलब समझ बढ़ाना। अगर चित्रों का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं और प्राइमरी लेवल के बच्चों को चित्र द्वारा समझाना बेहतर माना जाता है। चित्र से बच्चे अच्छे तरीके से समझते हैं और बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं। चित्र को देखकर थोड़ा सा उत्सुकता आती है उनके अंदर। भाषा सीखने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? वातावरण, परीक्षा, दंड या रटना? सभी लोग बताइए। तो भाषा सीखने के लिए इन्वायरमेंट बनाना बहुत जरूरी, यानी वातावरण जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा। अगला, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार करना, लेखन, पठन, वातावरण। तो भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है संचार करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? सीमित, निरंतर, स्थायी या यांत्रिक? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम की वजह से, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो भाषा सीखने की प्रक्रिया निरंतर होगी। कोई भी चीज़ अगर आप निरंतर करेंगे, निरंतर होगी। भाषा सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, क्रमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो मुख्य रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के कौशल पर आधारित होती है। और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल मतलब SSLSRW, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न दिया गया है, भाषा सीखने में बच्चों को क्या देना सबसे जरूरी है? दंड, अवसर, परीक्षा, गृहकार्य। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मॉक क्वेश्चन हम आप सभी के लिए दे रहे हैं, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना 30 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना आंसर सही किया है, ये भी कमेंट करके बताना है। सारी क्लासेज मिलेगी, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है नीचे। प्लेलिस्ट को पढ़िए, बेहतरीन कीजिए और हमेशा अपने दिल में, दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती है। तो हमेशा अपने दिल की सुनो, तो वो तुम्हें सही दिशा जरूर दिखाएगी। और सपनों की कोई उम्र नहीं होती है, बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए। और हौसलों के साथ साथ खुद पर विश्वास रखिए और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं, प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।